ऑल राइट, सुश्रुत निदान स्थान चैप्टर नंबर 13 हम लोगों का चल रहा था। हमने श्लोक नंबर 40 तक कर लिया था, चिप तक कर लिया था। आज से हमें कुनख पढ़ना है, ठीक है। तो चिप में हमने क्या देखा था, दो पर्याय कौन कौन से हैं चिप के? शत्रुओं और उपनख। वेरी गुड, ठीक है। तो इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी दो पर्याय इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इसमें वात और पित्त दोष डोमिनेंट होता है, ठीक है। VIP से हमने याद किया था, इंद्रवृद्धा और चिप। नेक्स्ट हम देखेंगे कुनख वर्णन। कुनख, तो कु से हम लोग ऐसे याद रखेंगे, जैसे कु से हम लोग लेते हैं कुछ गंदा, है ना, जो निकृष्ट हो, ठीक है, उससे हम इसे याद करेंगे। तो इसका जो पहला वर्ड आप लोगों को दिख रहा है वो क्या है? अभिघात, है ना। अगर नाखून में कहीं चोट लग गई, जैसे कई बार होता है, नाखून हमारा कार की डोर बंद करते हैं तो नाखून आ जाता है। ट्रेन में हम काफ़ी स्लीपर क्लास में कई बार बंद करते हैं और बीच में नाखून आ जाता है तो काला पड़ जाता है। ऐसे अगर बहुत कहीं आघात हो गया तो आपने देखा होगा पूरा नीला काला नाखून पड़ जाता है। तो उसको ही हम ध्यान में रखकर पूरा इसको याद करेंगे। अभिघाताद प्रदुष्टो यो नखो रुक्ष असित खरः। ये रुक्ष काला और कठिन हो जाता है, उसे हम कुनख कहते हैं। इसी को कुलीन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये पर्याय है कुनख और कुलीन, ठीक है। कु मतलब बुरा होता है, बस ऐसे याद रखें, कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सा नहीं है, इजी है। नेक्स्ट देखेंगे अनुशयी। अनुशयी ये कफ प्रधान व्याधि है, ठीक है। कफ के प्रकोप से गहरी धातुओं में उत्पन्न स्वल्प शोथ युक्त त्वचा के समान वर्ण का थोड़ा सा शोफ होता है और कलर सेम ही रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, और शरीर के ऊर्ध्व प्रदेश में स्थित होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। भीतरी भाग में पकने वाली पीडिका अनुशयी होती है। सवर्णा सवर्णाम ऊपरी स्थिताम, ऊपरी स्थिताम मतलब ऊर्ध्व प्रदेश में ये होती है। और सवर्णा, ठीक है, ज़्यादा कलर डिफ्रेंसिएशन पिगमेंटेशन वगैरह नहीं होता है इसमें, और ऊपरी भाग में होती है। क्या होती है? स्वेलिंग होती है, ठीक है। तो ये अनुशयी है। दो तीन ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे चिप हो गया, कुनख हो गया, ये सारे अभिघात से हो सकते हैं। तो अभिघात से क्या उत्पन्न हो सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन में चिप, सेकंड ऑप्शन में कुनख, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। अनुशयी में कफ लिख देंगे। अंतः प्रपाका पीडिका, ये भी हाईलाइट कर देंगे। अंतः प्रपाका, अंतः प्रपाक होता है इसमें भीतरी भाग में पकने वाली होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे विदारिका। अब इसमें एस लिख लेंगे, सन्निपातज है ये। विदारिका, सन्निपातज के 4 रोग हैं, वो लिखेंगे। मैंने लिखवाया था क्या कल? नो मैम, नहीं लिखवाया, लिख लेंगे ना। इसकी भी एक अलग से टेबल बनाएंगे। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन किया है, बहुत ही साफ साफ, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और जिसने भी नहीं लिखा वो भी कंप्लीट कर लेंगे फटाफट से, ठीक है। बहुत अच्छे नोट्स बनाए सभी ने, जैसा बोला था वैसे ही बनाए हैं, है ना। मैं देख रही थी, मैंने देखा था सभी का। मुस्कान ने बहुत अच्छे बनाए हैं, अफजल ने भी अच्छे बनाए हैं, है ना। स्पेशली सौम्या ने बहुत ही अच्छे से उसे कलरफुल अच्छे से डिफ्रेंशिएट किया है। वेरी वेल डन।
ठीक है, बहुत अच्छे से राफिया ने भी बहुत अच्छे से बनाए हैं। प्रॉपर दोष, आकार, लक्षण ना, जैसे सौम्या ने लास्ट पेज में लिखा है दोष, क्षुद्र रोग, दोष, आकार और लक्षण, है ना। ऐसे ही पूरा हमारा टेबल होना चाहिए। और कितने अच्छे से समझ में आ रहा है ना। बुक में आप पढ़ें और अपने एक बार नोट्स देखें, मन ही नहीं करेगा बुक देखने का, है ना। इतने इजीली हम लोग जब रिवाइज करते हैं ना, मैं भी पहले यही सोचती थी कि बुक सबसे अच्छा होता है, बुक से ही पढ़ना चाहिए। बट बाद में मुझे समझ आया, पहले ऐसा था, बहुत सारे टीचर्स से जब मैं कोचिंग लेती थी, पढ़ती थी, तो कुछ लोग बुक से पढ़ाते थे, कोई अपने नोट्स से पढ़ाता था। तब मेरे को ऐसा लगता था कि नोट्स वगैरह से नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ बुक से ही सबसे अच्छे से पढ़ाई होती है ना। जब एट द टाइम ऑफ रिविज़न में इतना ज़्यादा हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि हम इतना सारा पोर्शन हम नहीं कवर कर सकते बहुत फास्ट बुक से। ठीक है, बुक में टाइम लगता है। सबसे अच्छा तरीका रिवीजन का होता है नोट्स से। बहुत ही जल्दी से हम चीज़ें याद कर लेते हैं, बहुत जल्दी कवर हो जाती हैं, 3-4 बार हमारी कवर हो जाती हैं जितना हमारा बुक से एक बार कवर होता है। तो ये खासियत होती है नोट्स की। ठीक है, तो मेरे को बहुत ही बाद में समझ आया, है ना। कुछ लोग होते हैं जो किसी की दूसरी एडवाइस से नहीं समझते हैं, खुद गलती करते हैं, फिर वो समझ पाते हैं। तो उनमें से भी मैं एक हूँ। मैं यूजुअली सुनती सबकी हूँ, पर करना करना होता है तो वो अपने ही मन की करती हूँ, है ना। तो ये मैं सीख रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने सीखा है कि नोट्स से सबसे जल्दी से हम रिवीजन कर सकते हैं। जब आपकी एग्ज़ाम नज़दीक होगी, पास में आएगी, तब ये चीज़ें याद होंगी। इतना सारा सिलेबस होगा पूरे 4 साल का, और कुछ चंद दिनों में हम सोचते हैं कि सब हो जाएगा, पर वो नहीं हो पाता है ना। 5-6 चैप्टर ही हो पाते हैं हमारे 1-2 घंटे में, तो बहुत फिर डिप्रेशन होता है। तो ये जो तरीका मैंने बताया है नोट्स का, सबसे फास्टेस्ट लर्निंग है। 5-6 बार इनको पढ़ें तो बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बाय हार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें, अनुभव है मेरा। नेक्स्ट देखेंगे विदारिका। इसमें लिख लें क्या क्या। मैम सन्नी पाठक के भेद दी। हाँ, वही मैं लिखवा रही हूँ। लिखेंगे तिल कालक, वल्मीक। वल्मीक पढ़ा था ना श्लोक नंबर 9 और 10 में। ठीक है, वल्मीक, विदारिका, थर्ड, और फोर्थ है अग्निरोहिणी। अग्निरोहिणी। इसकी ट्रिक हम लोग लिखेंगे तिल, बीबी का, बीवी पत्नी का, तिल बीवी का, तिल बीवी का अग्नि सा, तिल बीवी का अग्नि सा। तिल से तिल का अलग, बीबी, बी से 2 हैं, वाल्मीकि और विदारिका, और अग्निरोहिणी, अग्नि सा। ठीक है, तो टी से ये स्टार्ट हो रहा है और त्रिदोषज ही है, इस टाइप से याद रखेंगे। टी टी, तिल, और टी, त्रिदोषज। ठीक है, तिल बीवी का अग्नि सा। देखते हैं विदारिका। विदारी कंदवत वृता, ये हाईलाइट करेंगे। और सेकंड हाफ में रक्ताम विदारिका विद्यात सर्वजा सर्व लक्षणम। ठीक है, इसकी जो आकार रहेगा वो विदारी कंदवत आकार रहेगा। ठीक है, सभी दोषों से मिश्रित इसमें लक्षण आएंगे। विदारी कंद के समान गोल, और कहाँ, कक्षा वंक्षण संधि में स्थित लाल रंग की पीड़िका होगी। ठीक है, रक्ता विदारिका विद्यात, रेड कलर की होगी ये, कक्षा वंक्षण और संधि में होगी। ठीक है, हनु संधि में क्या हो रहा था, कौन सा क्षुद्र रोग हो रहा था, पाषाण।
पाषाण, शाबाश। ठीक है, याद रखना है ये वाली चीज़ भी। कक्षा वंक्षण में होने वाली वृत्त व रक्त वर्ण की पीड़िका है। विदारिका हम प्रमेय पीड़िका में भी पढ़ते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, हमने कच्छपी का भी प्रमेय पीड़िका में देखा था और कच्छपी शूद्र रोग में देखा था। अब यहाँ विदारिका आ गई है, तो विदारिका दोनों में ही ऐसे ही नाम आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। बाहु पार्श्व अंश कक्षा में एक उत्पन्न एक कृष्ण कलर का स्फोट था, वो हमने किस में पढ़ा था? कक्षा शूद्र रोग में पढ़ा था। उसका आकार कोई बताएगा मुझे? उसका आकार भी यवाकार था। ठीक है, तो विदारिका, इसमें ये चीज़ याद रखें, स्थान, कक्षा, वंक्षण और संधि। स्थान नहीं याद रहे तो भी विदारी कंद जैसा है और रक्त वर्ण की है। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। रेड कलर की विदा, जब बहू या बेटी विदा होती है तो भी वो लाल कलर के जोड़े में साड़ी लहंगे में विदा होती है। ठीक है, इस टाइप से याद रखेंगे। रेड कलर याद होगा तो फिर बस हमें हिंट ही चाहिए, नाम याद नहीं करने। थोड़ी सी हिंट आ जाए तो अपने आप 4 में से एक आंसर है, टिक हो जाता है। क्वेश्चन करेंगे ना इसके, बहुत फिर मज़ा आएगा। इसमें देख लो, विमर्श में चरकने से वात कफ माना है। वी के विदारिका, तो वी से स्टार्ट हो रहा है, के पे ख़त्म हो रहा है, वी के। ठीक है, चरकने से वी और के माना है। नेक्स्ट देखेंगे शर्करा अर्बुद। वी के मेद, अब यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। कफ मेद वात में लिख लेंगे साइड में ना, बड़ा बड़ा लिख लेंगे दोष। इसमें मांस सिरा स्नायु में प्रविष्ट होकर गांठ पैदा करते हैं, फिर वह गांठ फूटकर शहद घृत वसा के सदृश अत्यधिक मात्रा में स्राव बहता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मधु घृत और वसा। ठीक है, तो इसको हम लोग वात और कफ में ही पढ़े थे। वात और कफ में मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि दारू किसके साथ पी रहा है कछुआ? शर्करा के साथ। शर्करा में शर्करा अर्बुद आया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें। वात और कफ के साथ मेद भी आ रहा है। मेद मतलब फैट है, और कहीं ना कहीं जो मधु होती है ना, वो भी मीठी होती है। हम एक दूसरे परिपेक्ष में देखें हैं उसके, रुक्ष और कषाय को थोड़ा साइड में रख के, है ना, तो वो भी मीठी चीज़ है। मीठी चीज़ से भी हमारे कार्ब बढ़ते हैं, मोटापा बढ़ता है, फैट बढ़ता है, तो मेद भी इसमें आ जाएगी। शर्करा है ना, जो ज़्यादा मीठा खाता है उसका फैट बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ मेद आ जाएगा, मेद से हमें शर्करा याद रहेगी। ठीक है, घृत और वसा भी साथ में है। ठीक है, और ये एक ग्रंथि है। तो ग्रंथि और अर्बुद, तो हम लोग जब अर्बुद पढ़ते हैं तो अर्बुद में ऐसा लिखा रहता है कि अर्बुद की चिकित्सा ग्रंथि के समान हमें करनी है। ठीक है, जब भी हम ग्रंथि पढ़ते हैं चरक में तो उधर भी मैं लिखवाती हूँ, तो ये लाइन भी आप लोग लिख लेंगे, तो इससे ये याद रहेगा कि ये कोई शोफ या पीड़िका नहीं है, ये एक ग्रंथि है। ठीक है, अर्बुद और ग्रंथि, इनकी समान चिकित्सा होती है, और ये भी लिख लेंगे, अर्बुद की चिकित्सा ग्रंथि के समान बताई हुई है। तो एक तरीके की गांठ है ये। ठीक है, तो 24 श्लोक के सेकंड हाफ हाईलाइट करेंगे और 26 श्लोक हाईलाइट करेंगे। दुर्गंधम, ठीक है, वैसे तो इतना ही इम्पॉर्टेंट है, बट ये भी हम पढ़ लेते हैं। दुर्गंधम क्लिन्नत्यर्थम नाना वर्ण ततः सिरा। ठीक है, क्लिन्नता अधिक रहेगी, अनेक प्रकार के रंग का स्राव अकस्मात बहता है शर्करा अर्बुद में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
पामा रिचर्चिका रक्षा इनका कुष्ठ रोग में वर्णन कर दिया है। ठीक है, ये भी एक प्रकार के क्षुद्र रोग में ही आता है। अब पाददारी देखेंगे। पाददारी, क्रैक हील्स से भी हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो परिक्रमणशीलस्य, इसको सर्कल कर रहे हैं, ये पूछा जाता है किसका लक्षण है। परिक्रमणशीलस्य, जो व्यक्ति सदा घूमता रहता है ना, जो भी बिल्कुल कोई काम नहीं करता, आराम से बैठता है ना, तो उसकी कभी एड़ियाँ नहीं फटती। किसकी फटती है? जो मेहनत करता है, काम करता है, या जिसका रुक्ष शरीर रहता है, उसमें भी होता है ये। ठीक है, उसके अत्यंत रुक्ष हुए दोनों पाँवों के तलवे के आसपास किनारों पर एड़ी वायु पीड़ाजनक दरारें कर देता है, उससे पाददारी होता है। ठीक है, इसको ही हम पाददारी कहते हैं। ऑल राइट, परिक्रमणशीलस्य याद रखें, पाददारी। कदर देखेंगे। कदर एक सन्निपातिक रोग है। सभी दोषों से मिश्रित इसमें लक्षण मिलते हैं। तो बताती हूँ मैं, पहले पढ़ लेते हैं हम। चलते फिरते समय शर्करा मतलब रेत, कंकड़, पत्थर आदि से बार बार चोट टक्कर खाने पर अथवा कांटे आदि से क्षत होने पर मेद रक्त का अनुसरण करते हुए कुपित दोषों से मनुष्यों के पाँव में कील युक्त स्पर्श में कठिन एवं चारों ओर से निम्न किंतु मध्य भाग में उन्नत बेर के स्वरूप वाली कोल प्रमाण, श्लोक नंबर 30 के सेकंड हाफ में फर्स्ट वर्ड कोल मात्र इम्पॉर्टेंट है ये। तो बेर के बराबर पीड़ादायक गांठ उत्पन्न होती है, पेनफुल गांठ होती है पैरों में। क्यों होती है? बिना चप्पल जूते पहने, ठीक है, कंकड़ वगैरह में चलने से, और फूटने या काटने पर जिससे स्राव बहता है, उसको कदर कहते हैं। तो कदर हमें किसकी नहीं होती? जो किसान हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनकी हमें कदर नहीं होती। ठीक है, कदर डॉक्टर और इंजीनियर की ही हम लोग करते हैं, बाकी जो असली कदर करने वाले किसान और मजदूर ही होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, सकील कठिनो ग्रंथि निम्न मध्य उन्नत। सकील कठिन और कोल मात्र K3 आ रहा है, और कदर ही इसका नाम है। ठीक है, K3 से याद कर लेंगे। कील युक्त कठिन और कोल मात्र, स्त्रावी है, सरुजा है, स्राव भी निकलता है और पेनफुल भी है। ठीक है, पस निकलेगा तो पेन तो होगा ही सही। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विमर्श में हाईलाइट कर लेंगे। भोज ने इस कदर का मांस कील नाम रखा है तथा हाथ पांव दोनों में होना बताया है। हाथ में भी होता है, ऐसा भोज ने बोला है। नेक्स्ट देखेंगे अलस। अलस एक हम अलास पढ़ते हैं, वो एक जीवागत रोग है। ठीक है, अलास जब बोलते हैं अलास, तो उसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जीवा को ऊपर उठाना पड़ता है। अलस, अलास, है ना। तो वो एक जीवागत रोग है, इस टाइप से याद करेंगे उसे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वर्षा ऋतु में या जहाँ पानी सदा बहता हो, ऐसे स्थानों में खराब कीचड़ या अत्यधिक संपर्क होने से जब पाँवों की उंगलियों के बीच के स्थानों में क्लेद, खुजली, जलन, पीड़ा होने लगती है, तब इसे अलस कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। बहुत ही पसीना आता है या मौसम बारिश वाला होता है, तो वहाँ पे क्लेद युक्त और बहुत खुजली, जलन, पीड़ा होती है इन बिटवीन फिंगर्स। ठीक है, दुष्ट कर्दम, कर्दम मतलब कीचड़ होता है, कर्दम संस्पर्श,
नेक्स्ट देखेंगे तो ये एक त्रिदोषज व्याधि है। कंडू एक कफ का लक्षण है, दाह पित्त का है, रुख और रुख वात का है। ठीक है, तो इसमें तीनों ही दोषों के लक्षण हमें मिल रहे हैं। बस याद रखें वर्षा ऋतु में ये होता है। नेक्स्ट देखेंगे खालित्य। ये तो सभी को पता है ना, इसका दोष इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं हम लोग, वात के साथ मिला हुआ पित्त। ठीक है, खालित्य वात के साथ मिला हुआ पित्त। वी और पी ये चीज़ हाईलाइट करेंगे। रोम कूपों में जाकर बालों को गिरा देता है तथा इसके अनंतर रक्त के साथ मिला हुआ कफ रोम कूपों को बंद कर देता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। रक्त और कफ छिद्रों को, जो छेद हैं जहाँ से बाल निकलते हैं, उनको बंद कर देता है, जिससे उस स्थान में दूसरे बाल पैदा नहीं होते। उसी को इंद्रलुप्त खालित्य या रुजिया कहते हैं। ठीक है, तो रोम कूपों को अवरुद्ध क्या करता है? रक्त और कफ करता है। तो रोको से हम इसको याद रखेंगे। रोको, किसको रोको? बाल को आने से रोको। रोको, रो से रक्त, को से कफ, रोको। ठीक है, और वीआईपी से यूजुअली वी और पी आता है, तो मैं वीआईपी ट्रिक ही बताती हूँ। तो वीआईपी से हम इंद्रलुप्त याद कर लेंगे। ठीक है, बालों का गिरना खालित्य कहलाएगा। तो जो वीआईपी लोग हैं वो शोषण करते हैं, है ना, जितना भी, और अमीर होते जाते हैं, गरीबों का शोषण करते रहते हैं। तो इस टाइप से वीआईपी लोग शोषण करते हैं, तो गरीब टकले हो जाते हैं, बाल उनके झड़ जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से याद कर सकते हैं। और इसको हम त्रिदोष प्लस रक्त से भी याद कर सकते हैं। त्रिदोष प्लस रक्त। विमर्श में देखेंगे, सुश्रुत ने इंद्रलुप्त, खालित्य और युवा को एक ही रोग माना है, किंतु वाग्भट ने बालों का सहसा गिरना तुरंत इंद्रलुप्त और धीरे धीरे गिरना खालित्य माना है। ठीक है, दारुणक देखेंगे। दारुणक एक कफ वात के प्रकोप से होने वाला रोग है। दारुणा कंडुरा रुक्षा केश भूमि प्रपाट्यते। हाईलाइट कर लेंगे इतना वर्ड, श्लोक इम्पॉर्टेंट है ये। कफ और वायु के प्रकोप से केशों का स्थान स्पर्श में कठिन। कफ और वात के प्रकोप से केशों का स्थान स्पर्श में कठिन, दारुण, कंडुयुक्त, रुक्ष और दरारों संयुक्त हो जाता है, उसे हम दारुणा कहते हैं। ठीक है, दरारें आ जाती हैं, जैसे बाल में, स्किन में हम अगर देखें तो ठंडियों में कुछ हम लगाते नहीं हैं, तो वाइट वाइट सा होने लगता है। इस टाइप से ही बालों में होता है ये। ठीक है, रुक्षता रहती है, रुक्षता के ज़्यादा कारण होने से ही वाइट वाइट होता है, मॉइस्चर नहीं रहता। ऐसे याद रखेंगे कि केश भूमि फट जाती है, प्रपाट्यते, केश भूमि प्रपाट्यते। फिर खुजली भी होगी उसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अरुणशिका। लिखेंगे KR। ये एक कृमि से भी होने वाली है। K और R रक्तज है, कफज है और कृमि जन्य भी है। लिख लेंगे अरुणशिका को काश्यप ने प्रमेह पीडिका में बताया है। जो 8 प्रमेह पीडिका बताई हैं उसमें उन्होंने बताया, जबकि आचार्य सुश्रुत ने शूद्र रोग में अरुणशिका को माना है। ठीक है, तो इसमें मनुष्य के सिर में अनेक छोटे छोटे मुख वाली अरुणशिका को प्रमेह पीडिका में आचार्य काश्यप ने माना है। मुस्ताक।
उसके बाद जो लाइन आपने वो और आचार्य सुश्रुत ने शूद्र रोग में माना है, वही हम पढ़ रहे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखवाया। इसमें मनुष्यों के सिर में अनेक छोटे छोटे मुख वाली, सिर में छोटे छोटे मुख वाली अत्यधिक स्राव युक्त पीड़िका, सिर्फ इतना ही याद रखना है। छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं सिर में, बस इतना ही याद रखना है। कफ, रक्त और कृमि, ये 3 चीज़ें प्रधान होती हैं। सिर में छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं जिनसे स्राव भी गीला गीला सा लगता है, ठीक है। वात नहीं है, सूखा नहीं लगेगा, गीला गीला लगेगा, वात नहीं है, ठीक है। तो मूर्धा में बहुमुख एवं बहुक्लेद वाली स्रावी पीड़िकाएं होती हैं। बहुवक्त्राणी, वक्त्र मतलब मुख, बहुक्लेदिनी मूर्धनी, कफ अस्रिक कृमि कोपेन। नेक्स्ट देखेंगे पलित। पलित, पलित क्या होता है तो सभी को पता है। व्हाट इज बालों का पकना। बालों का पकना। तो बालों का पकना बोले तो ग्रेइंग ऑफ हेयर। ग्रेइंग ऑफ हेयर ना, सफ़ेद बाल हो जाना। तो पलित में मैंने आप लोगों को ये लिखवाया था, कक्षा बनाई जाल पर, तो पर से पलित था। इसमें पित्त प्रधान दोष था। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है श्रम ना, क्रोध, चिंता और श्रम से पैदा होता है, ठीक है। तो श्रम हम इसमें याद रखेंगे। तो जैसे धोनी, धोनी है ना, तो अगर कोई जूनियर आया तो वो ऐसे बोलेगा कि मेरे ये जो बाल हैं वो धूप में नहीं पके हैं, धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं ना, उसने परिश्रम किया है, मेहनत की है, कुछ हासिल किया है, श्रम से उसके बाल पके हैं, अनुभव से पके हैं, धूप में नहीं सफ़ेद हुए, ठीक है। तो इस टाइप से हम याद करेंगे। तो श्रम से पैदा हुई शरीर की ऊष्मा तथा पित्त सिर में जाकर बालों को पका देती है, उससे पलित रोग होता है। वाग्भट ने पलित के 4 प्रकार माने हैं, लिख लेंगे। यहाँ पे पित्त दोष ही प्रधान रूप से रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मसूरिका, ठीक है। मसूरिका, इसका दोष पूछा जा सकता है, चरक में इसका कई बार दोष पूछा गया है। तो ये दाह, ज्वर, रुजावंतम, ताम्रा, स्फोटा, सपीतका, सारे शरीर में तथा मुख और गले के भीतर पीलापन लिए हुए ताम्र वर्ण के स्फोट, जो कि शरीर के भीतर दाह, ज्वर, पीड़ा के जनक हों, उन्हें मसूरिका कहते हैं। ये सारे शरीर में तथा मुंह और गले के भीतर पीलापन लिए हुए रक्त वर्ण के स्फोट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। ताम्र स्फोट सपीतिका, ताम्र स्फोट सपीतिका, पीले कलर के स्फोट होते हैं। ताम्र भी कुछ पीला सा ही होता है। कहाँ पे? सर्व शरीर में, मुख में या गले के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे चरक में के और पी, के और पी लिख लेंगे। ठीक है, तो इसकी हम ट्रिक पढ़ते हैं। चरक में मैं बताती हूँ कि केपी मसूरी में रोमांस कर रहा, तो इस टाइप से हम मसूरिका और रोमांटिका पढ़ते हैं। दोनों में ही रोमांस से रोमांटिका आता है और मसूरी से मसूरिका आता है। तो इन दोनों में ही कफ और पित्त दोष होते हैं। ये 12th चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मीज़ल्स और मम्स से इनको हम कोरिलेट करते हैं। बाकी कोरिलेट करना
बहुत सही नहीं माना जाता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, बाकी थोड़ा बहुत हम इसे समझने के लिए कर सकते हैं। अब हम इसी पेज में नीचे से देखेंगे, कुछ चीज़ें आई हुई हैं नीचे से। 9वीं लाइन देखेंगे, भाव प्रकाश ने मस्तूरिका तथा शीतला भिन्न भिन्न माना है। मसूरिका तथा शीतला भिन्न भिन्न माना, ये मैं लिखवा चुकी हूँ आप लोगों को। सॉरी। दोष अनुसार वातज, पित्तज, रक्तज, कफज, त्रिदोषज ऐसे 5 भेद तथा रस आदि शुक्रांत आश्रय भेद से 7 प्रकार की मसूरिका मानी है। आश्रय भेद से ये 7 प्रकार की होती है। कौन से भेद से मसूरिका 7 प्रकार की होती है? आश्रय भेद से होती है। अब जो शीतला है इसको हम वेरिसेला या फिर चिकन पॉक्स से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं, और भाव प्रकाश ने इसके 7 भेद माने हैं, ठीक है, वो लिखे हुए हैं। बृहति शीतला, कोद्रव शीतला, पाणी सहा, सर्षपिका, राजिका, कृति, चर्मजा, इस टाइप से 7 प्रकार हैं। और गुरुवर्य स्वामी श्री गणनाथ सेन जी ने इसके 3 भेद माने हैं, ठीक है। बस इतना ही याद रखें, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक चीज़ इसमें लिख सकते हैं, लास्ट इसी श्लोक में देखेंगे, सेकंड लास्ट लाइन में, तत्राद्या बृहति नाम द्वितीया, लघु नामिका, रोमांतिका तृतीया च, त्रिधा भिन्ना मसूरिका। इस टाइप से श्री गणनाथ सेन ने 3 भेद करे हैं शीतला के, ठीक है, बृहति, लघु नामिका और रोमांतिका, ठीक है। याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो बस नाम याद रखें, थोड़ा थोड़ा संख्या याद रखें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 38 श्लोक नंबर में आ जाएंगे, मुख दूषिका। शाल्मली कंटक प्रख्या, इतना हाईलाइट करेंगे। मुख दूषिका, इसमें लिख लेंगे VKR, P लिख के क्रॉस कर देंगे। मुख दूषिका, इसमें लिख लेंगे पिंपल। हम अगले पेज पे हैं। 38 श्लोक नंबर इसलिए मैंने बताया, 38 श्लोक अगले के अगले पेज पे। शाल्मली कंटक प्रख्या, ठीक है, ये कफज जीवा रोग में भी आता है। शाल्मली कंटकाभय, लिख लें इसे, कफज जीवा रोग, शाल्मली कंटकाभय। तीन दोष होते हैं, बट इसमें पित्त की जगह रक्त होता है, ये याद रखें, ठीक है। इसको हम युवान पीढ़िका भी कहते हैं ना, यंग जवान लोगों में, टीनेजर्स में होने वाली ये एक पीढ़िका है। यूनाम वक्त्रे मतलब यंग लोगों में होती है, ठीक है। तो शाल्मली को हम सेमल कहते हैं, ठीक है। तो ये सेमल के कांटों के समान पीड़िकाएं उत्पन्न होती हैं मुख में, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने बता दी। कफ, रक्त और वात दोष है तो KVS होता है। मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी हूँ तो मेरे को वही नाम याद रहता है, सबसे पहले मेरे मुंह में वही आता है। तो KVS की जगह KVR है, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। पद्मिनी कंटक देखेंगे नेक्स्ट, लिख लेंगे वात और कफ।
इसमें वात कफ से उत्पन्न कमलिनी के कांटों के समान कांटों से भरा हुआ तथा गोल कंडू युक्त एवं पांडु रंग के मंडल को पद्मिनी कंटक कहते हैं। इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसका दोष याद रखेंगे। वात और कफ लास्ट में मैंने बताया था, पीते से पद्मिनी कंटक आता है। इसमें पद्मिनी कंटक प्रख्या है ना, दो बस इतना याद रखें। पद्मिनी मतलब क्या होता है, कमल होता है, ठीक है। तो इसमें वृत्त आया हुआ है ना, वृत्त तो कमल एक गोल होता है, मंडल गोल गोल से कमल हैं, इस टाइप से भी हम लोग याद कर सकते हैं। तो पद्म मंडली से भी हम इस चीज़ को याद कर सकते हैं, तो लिख लेंगे पद्म मंडली। पद्मिनी कंटक प्रख्याय। तो पद्मावती एक मूवी है ना, पद्मावती, तो हम इसको याद रखेंगे पद्मावृत्त, ठीक है। तो इससे याद रहेगा कि ये वृत्त है, गोल है, पद्मावृत्त। नेक्स्ट देखेंगे जतुमणि, ठीक है। जतुमणि में कफ और रक्त दोष है, कफ और रक्त। तो ये एक पढ़ते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि कफ रक्त के कारण उत्पन्न वेदना रहित, पेन नहीं होता, चारों ओर समान उभरा हुआ मंडल जो कि सहसा जन्मजात है और कुछ लाल और श्लक्षण होता है, उसे हम जतुमणि कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्जेनाइटल सहज व्याधि है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सहज रोग है ये। और ये समम उत्सन्नम, चारों ओर से उभरा हुआ मंडल, चारों ओर से उभरा हुआ मंडल है, ऐसे थोड़ा याद रखें। मणि के चारों तरफ एक उभरा हुआ सा आकार है, जतुमंडल। कफ और रक्त इसमें दोष है, पेन नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम कोई भी मणि पहनते हैं, ये भी मणि है, ठीक है, तो इसको भी पहनते हैं तो कोई पेन नहीं होता ना, अंगूठी में या गले में कुछ भी हम मणि पहनते हैं, तो ये नीरुजम है। वात और कफ वाली 3 डिजीज़ हैं, वो लिख लेंगे कौन कौन सी हैं। पहला है जतुमणि। कफ और रक्त वाली 3 डिजीज़ हैं, कफ और रक्त। पहला है जतुमणि, सेकंड है अहिपूतना, थर्ड है वृषण कच्छू। अहिपूतना आप लोगों ने पढ़ा होगा, नैपकिन रैशेस से हम इसको कोरिलेट करते हैं, बाल में पढ़ा होगा आपने पीडिया में। तो ये कुमार रोग हैं, कुमार रोग, ये तीनों ही। तो कुमार से के और रोग से आर, कुमार रोग को हम के आर भी लिख सकते हैं, तो के आर इसमें दोष है। मैम लास्ट वाला क्या था, वृषण, वृषण कच्छू, एक्जिमा ऑफ द स्क्रोटम है वृषण कच्छू। तिल कालक देखेंगे। सन्निपातज ये व्याधि है, पहला मैंने बताया था तिल बीबी का अग्निसा, तिल कालक। तो तिल मात्र आकृति है इसमें, तिल तो सभी को होते हैं है ना, कृष्ण वर्ण के तिल आकृति के, नीरुजम पेन नहीं होता, और सम चिन्हम, ठीक है। नीरुज याद रखना है, पेन नहीं होता, तिल होते हैं पेन नहीं होता है ना, तिल है पेन नहीं है। न्यच्छ देखेंगे। न्यच्छ में क्या है, शरीर के किसी भाग पर बड़ा या छोटा, श्याम या सफ़ेद, थोड़ा काला या फिर सफ़ेद, छोटा या बड़ा, और पीड़ा रहित सहज जो चिन्ह होता है उसे हम न्यच्छ कहते हैं। तो ये सहज
याद रखना है। सहज क्या था? सहज और नीरुज जतुमणि भी थे। सहज और नीरुज जतुमणि भी थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉन्जेनाइटल न्यक्ष और जतुमणि। और ये शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। ठीक है, वाइट या फिर ब्लैक, बड़ा या फिर छोटा, बस याद रखना है जन्मजात है। व्यंग देखेंगे, इसमें लिखेंगे दोष वात एंड पित्त। वात एंड पित्त। मुख प्रदेश पर अकस्मात मंडल हो जाते हैं निरुज, तनु और श्याव वर्ण के। कहाँ होते हैं? क्रोध और परिश्रम से ये होते हैं। ये चीज़ याद रखना है, क्रोध और परिश्रम से कुपित वात और पित्त के साथ संयुक्त होकर मुख प्रदेश में आकर अकस्मात मंडल उत्पन्न करता है। पीड़ा रहित अल्प श्याव वर्ण का ये होता है। तो इसमें कुछ चीज़ें ही हैं, जैसे क्रोध और परिश्रम निदान हो गया, दोष हमें पता लग गया, वात और पित्त, और ये मुख प्रदेश पर होता है ना, मंडल होते हैं मुख प्रदेश पर, और इसमें पेन नहीं होता। ठीक है, कुछ मंडल टाइप बोले तो कुछ श्याव कलर के, ग्रेइश कलर के ये मंडल होते हैं। श्यावम मुखे व्यंग। ठीक है, नीली का देखेंगे। ठीक है, मुख प्रदेश छोड़कर शरीर के अन्य अवयवों पर व्यंग के समान गुण वाला किंतु कृष्ण मंडल होते हैं। श्याव हमने देखा न्यक्ष में, व्यंग हमने देखा कृष्ण। नीली का व्यंग के समान ही लक्षणों वाला किंतु वर्ण में काला। ये चीज़ याद रखना है, कलर डिफरेंट है। शारंगधर ने व्यंग के 4 भेद माने हैं, ये लिख लेंगे। दिखा दिए थे। ठीक है, माधवकर ने इसे मुख पर ही होना बताया है, और इन्होंने मुख के अतिरिक्त अन्य अवयवों पर मंडल हो, ठीक है, मुख के अलावा कहीं भी हो तो वो नीलिका है। वाग्भट ने भी मुख के अन्यत्र होने वाले मंडल को ही नीलिका कहा है। परिवर्तिका देखेंगे। परिवर्तिका परिवर्तिका ये मुख्य तौर से वात और कफ के कारण होता है न, शिश्न चर्म की ऊपर की ओर चढ़ जाता है और मणि के नीचे ग्रंथि के रूप में यह होकर लटकती रहती है। इसको हम परिवर्तिका कहते हैं। पैराफाइमोसिस, इसका हम लोग को रिलेट कर सकते हैं। और वात और कफ, इसके 2 भेद होते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लेती हूँ मैं। पैराफाइमोसिस से हम इसको कोरिलेट करते हैं। वात और कफ, इसके 2 भेद हैं। तो इसमें देखते हैं, हस्त आदि द्वारा मर्दन करने से अधिक दबाव या मैथुन के समय झगड़ा फसार होने के कारण अधिक चोट लगने पर, और व्यान वायु जब लिंग के चर्म में प्रविष्ट होती है तब वायु हाईलाइट करेंगे, वायु के आक्रांत हुआ वह चर्म ऊपर की ओर चढ़ जाता है, मणि के नीचे ग्रंथि रूप में होकर लटकता है। कभी कभी उसमें पीड़ा, दाह, पाग भी होता है। वायु तथा अभिघात आदि आगंतुक कारणों से उत्पन्न यह रोग परिवर्तिका होता है। इसमें लिख लेंगे 2 भेद हैं, वात और कफ। अब पाटिका देखेंगे।
तो अब पाटिका में अल्प योनि छिद्र वाली स्त्री के साथ बलात्कार करने से यह शिश्न चर्म फट जाता है। इसको हम अवपाट्य कहते हैं। ठीक है। और भोज, आचार्य भोज, इसके 3 भेद मानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे निरुद्ध प्रकश। निरुद्ध प्रकश ये व्यान वायु से दूषित होता है। व्यान वायु से दूषित शिश्न चर्म मणि को पूर्ण रूप से ढक कर मूत्र मार्ग अवरोध कर देती है। इसको हम फाइमोसिस से कोरिलेट करते हैं। दिस इज फाइमोसिस। निरुद्ध प्रकश है ये फाइमोसिस। ठीक है। जो फोरस्किन होती है वो मूत्र मार्ग नीचे लटक कर मूत्र मार्ग का अवरोध कर देती है। फाइमोसिस इसे कहते हैं। और निरुद्ध मणि आचार्य वाग्भट ने इसे कहा है। ठीक है। 54 श्लोक की फर्स्ट हाफ हाईलाइट कर लेंगे। वातोपसृष्टम एवं तु चर्म संश्रये मणिम। और ऐसे ही लाइन हमें 49 श्लोक के फर्स्ट हाफ में दिखती है। वातोपसृष्टम तु चर्म प्रति निवर्तते। ठीक है। वातोपसृष्ट दोनों ही व्याधियां, निरुद्ध प्रकश और परिवर्तिका। नेक्स्ट देखेंगे निरुद्ध प्रकश। इसमें वात दोष लिख लेंगे। वात इसमें डोमिनेंटली प्रकोप होता है। ठीक है। अपान वात तथा मलमूत्र के वेगों को रोकने से कुपित वात गुदा में जाकर महास्रोत का विरोध करके उसके नीचे का मार्ग संकुचित छोटा कर देती है। गुदा को, एनल रीजन को हाईलाइट करेंगे अब। इस तरह मार्ग के छोटा होने से उस मनुष्य का मल कठिनता से बाहर निकलता है। इस प्रकार उत्पन्न हुए सुदुस्तर कष्ट साध्य इस रोग को निरुद्ध प्रकश कहते हैं। ठीक है। मल नहीं निकल पाता है, छोटा मुख हो जाता है, गुद का संकुचित मुख हो जाता है। निरुद्ध गुद लास्ट लाइन के सेकंड हाफ में हाईलाइट करेंगे। निरुद्ध सन्निरुद्ध गुदम व्याधिम एवं विद्यात सुदुस्तरम। वात के कारण होता है ये। अहिपूतना देखेंगे। नैपकिन रैशेस से हम इसको कोरिलेट करते हैं। ये मैंने आप लोगों को लिखवाया था। बाल ठीक है, बच्चों में होने वाला ये एक व्याधि है, शिशु में होने वाली। ठीक है। तो इसमें मल मूत्र से युक्त अपान वायु के पानी द्वारा नहीं धोने पर, जब सुसु पॉटी करते हैं जब बच्चे, और डायपर में ही वो काफ़ी समय तक रहता है ना, प्रॉपर हाइजीन और साफ़ सफाई नहीं होने से, या रात में कर लिया सुसु पॉटी तो वो माता सोती रहती हैं तो उन्हें समझ नहीं आता, तो उस कारण से ये हो सकता है। पसीना होने के बाद प्रायः मंदुष्ण जल से स्नान नहीं कराने वाले बच्चे के रक्त और कफ के कारण गुदा में कंडू उत्पन्न होती है। उसे खुजाने से स्फोट उत्पन्न होकर उससे स्राव बहता है। ठीक है। इसको ही हम अहिपूतना या नैपकिन रैशेस कहते हैं। वाग्भट ने इसके कुछ अन्य नाम भी बोले हैं, लिख लेंगे। गुद दोष, कौमा, मातृका दोष, कौमा,
प्रस्तारु, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड लास्ट, वृषणकच्छू, वात और कफ, सॉरी कफ और रक्त। वृषणकच्छू ये मैंने लिखवाया था आप लोगों को, एक्जिमा ऑफ द स्क्रोटम है ये, एक्जिमा ऑफ द स्क्रोटम। इसमें स्नान या उत्सादन न करने वाले शिशुओं में वृषण संश्रित मल ना, टेस्टिस में मल जमा हो जाता है स्नान आदि उपटन न करने से, ठीक है, या फिर स्वेद शारीरिक जो पसीना है उसके कारण, और कंडू होता है और स्रावी स्फोट उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, वृषणकच्छू वृषण संश्रित मल में होता है ये, ठीक है। रक्त और कफ इसमें प्रधान चीज़ें हैं। 62 श्लोक हाईलाइट करेंगे। फर्स्ट लाइन, तत्र कंडू यनात् क्षिप्रम स्फोटा स्रावश्च जायते। स्राव होता है अहिपूतना में भी और वृषण में भी, वृषणकच्छू में भी स्राव होता है। स्राव घोर व्रणा, श्लोक नंबर 60 में देख लेना, उसमें भी स्राव होता है। फर्स्ट हाफ में लिखा है स्फोटा स्रावश्च जायते, ठीक है, इसमें भी स्राव है। और वृषण मतलब हाइजीन नहीं रखेंगे तो भी स्राव जैसे स्फोट फफोड़े टाइप हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट देखेंगे गुदभ्रंश, गुदभ्रंश, रुक्ष तथा दुर्बल शरीर वाले मनुष्य के प्रवाहन, दुर्बल या रुक्ष शरीर वाले मनुष्य के प्रवाहन तथा अतिसार से गुद बाहर निकल जाती है। ज़्यादा ज़ोर से, जैसे जो भी कॉन्स्टिपेटेड लोग होते हैं उनको ये ज़्यादा होता है, प्रोलैप्स हो जाता है, गुदा बाहर आ जाती है, ठीक है। प्रवाहन और अतिसार ये इसका कारण है, बोथ, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रवाहन है या अतिसार है तो बोथ इसका रहेगा। कई बार अतिसार में भी हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, अतिसार होगा या नहीं। प्रवाहन से तो समझ आता है कि भगंदर भी होता है, उसमें भी प्रवाहन आता है जोर लगाने से, स्क्वैट पोजीशन में बैठने से, ठीक है। पर ये प्रवाहन और अतिसार दोनों ही व्याधियों में होता है। हम सोचते हैं कि अतिसार में तो बिना जोर लगाए ही मल आ जाता है, तो जोर क्यों लगाएंगे, ऐसा हम एग्ज़ाम टाइम में सोचते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ गलत हो जाती है, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है। और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए हैं फर्स्ट पार्ट के, सेकंड पार्ट के भी वैसे ही नोट्स बनाने हैं और ग्रुप में भेजना है।